दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, जो कि 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला था। इस वॉर के बीच में ऐसी बहुत सी घटनाएं भी हुई थी जिनके बारे में आज तक लोगों को जानकारी नहीं है, या यूं कहे कि बाद की जनरेशन तो जैसे इन घटनाओं को भूल ही गई। लेकिन आप बता दें कि कुछ एक्सीडेंट ऐसे होते हैं जो चाहे जितने भी पुराने हो जाएं, पर उनके जख्म हरे के हरे रहते हैं। ऐसा ही एक होलोकास्ट हुआ था 29-30 सितंबर 1941 को, जो कि यूक्रेन के कीव के पास बाबी यार राबिन में घटित हुआ था। सोवियत ने हजारों एथनिक जर्मन्स को कजाकिस्तान भेज दिया था और हिटलर तथा हिमलर बड़ी ही प्लानिंग से जर्मनी और यूरोप के जैविश को ईस्ट में भेजते जा रहे थे, और इन्हें वहां भेजने का मतलब था उनकी दर्दनाक व खौफनाक मौत। फिर सितंबर 1941 के लास्ट वीक तक आते आते नाजी मर्डर के एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुके थे। 16 से 30 सितंबर तक सोल्जर्स ने टोटल 35,782 जैविश को मार डाला था। साथ ही साउथ यूक्रेन की सिटीज निकोलस और खेरसन के भी सिविलियंस को मार दिया, वो भी दर्दनाक तरीके से। आगे विनीसिया में 45वीं रिवर्स पुलिस बटालियन ने फ्रेडरिक जैगलन के कमांड पर 19 तारीख को 10,000 से ज्यादा जैविश को शूट कर दिया था, जिसके बाद जर्मन्स ने कीव पर अपना कब्जा जमा लिया था। फिर 22 सितंबर को जर्मन्स द्वारा सभी जैविश मैन को अरेस्ट करवा दिया जाता है, जिसके बाद उनसे जबरदस्ती बहुत से काम करवाए जाते हैं। इन जैविश में अधिकांश तो यंग ही थे, बाकी कुछ बूढ़े लोग भी थे। या तो जैविश को जर्मन्स के कब्जे में आना पड़ा, और जो कब्जे में नहीं आए उन्होंने यूक्रेन को छोड़ दिया, नहीं तो रेड आर्मी सोल्जर्स में शामिल हो गए। कमांडर वेहरमार्चत ने तो यह भी ऑर्डर दिया कि इन जैविश सिविलियंस को सिटीज के रेविन यानी कि नाले में डालकर मार दिया जाए। यह सोचने में ही इतना भयानक है, तो सोचिए कि जिन लोगों के साथ यह घटना घटित हुई होगी उनका क्या हाल हुआ होगा। इसकी शुरुआत होती है 24 सितंबर से, जहां सोवियत फोर्सेस ने पहले से ही एक्सप्लोसिव को लगाकर उसमें टाइम सेट कर दिया था और खुद वहां से भाग गए, जिसके बाद इन बॉम्ब्स से जैविश मारे गए। 24 सितंबर की इस घटना के 2 दिन बाद ही 26 सितंबर को कर्ट एबरहार्ड फ्रेडरिक जैगलन, SS स्टैंडर्टन फ्यूरेन और पुलिस लीडर तथा साथ ही कमांडर ऑटोरोश एक मीटिंग करते हैं, जिसमें इन्होंने एक्सप्लोसिव का बदला लेने के साथ ही कीव के पूरे जैविश को भी खत्म करने का डिसीजन लिया। यह काम इन 7 ग्रुप की सब यूनिट के रूप में सोंडर कमांडो 4A और जर्मन ऑर्डर पुलिस की 45वीं बटालियन को गोलीबारी के लिए और जर्मन पुलिस की 303वीं बटालियन के सैनिकों को बाहर घेराबंदी के लिए नियुक्त किया गया। जिसके बाद अब यह सवाल उठता है कि आखिर कैसे इतने सब जैविश बाबी यार की ओर आए। इसका आंसर है डिसेप्शन, यानी कि धोखा। जर्मन्स ने शहर में 26 सितंबर 1941 को लगभग 200 से ज्यादा पोस्टर चिपकाए, जिनमें लिखा था कि कीव शहर और उसके आसपास के सभी जैविश को 29 सितंबर मंडे को निकोवा और डॉक्ट्रीव सकाया की सड़कों के कोने पर उपस्थित होना होगा। साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स, पैसा, गर्म कपड़े, कीमती सामान आदि भी लाने को कहा गया, और जो भी जैविश इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे या फिर दूसरी जगह पर जाएंगे, उन्हें सीधा शूट कर दिया जाएगा। कोई भी सिटीजन जैविश द्वारा छोड़े गए घरों में अगर घुसता है या फिर उनमें मौजूद चीजों पर कब्जा करता है, तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। इस ऑर्डर के बाद जैविश के मन में एक आखिरी उम्मीद जगी कि शायद उन्हें एक साथ बुलाकर फिर से सेटल करवाया जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। 29 सितंबर की सुबह 30,000 से भी ज्यादा लोग, जिनमें जैविश और नॉन जैविश दोनों ही शामिल थे, वे मेलनिक स्ट्रीट जो कि लुक्जांस्का रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े जा रहे थे। ये सब एक लॉन्ग जर्नी की ओर बढ़ रहे थे। तब स्टेशन के रास्ते में ही जर्मन्स उन्हें रोक लेते हैं और बताते हैं कि फर्स्ट ट्रेन ऑलरेडी निकल चुकी है। इस तरह आने जाने वाले सभी जैविश को ये लोग इकट्ठा करने लगते हैं। 2 बहनें फ्राइडा और खाइवा लेव भी टुर्गने स्ट्रीट की ओर जा रही थी। तभी वहां उन्हें कुछ लोग चिल्लाते हुए मिले, जो कि कह रहे थे कि ये हमें मार डालेंगे, पर फिर भी एक उम्मीद के साथ ये आगे बढ़े जा रहे थे। यूक्रेनी इंजीनियर फेडियर पिहीदो ने याद करते हुए बताया कि हजारों लाखों लोग, जिनमें अधिकतर जवान, कुछ बूढ़े और बहुत से बच्चे भी शामिल थे, ये सभी अपने
लगेज के साथ आगे बढ़ रहे थे। कुछ चिल्लाते हैं, कुछ डांटते हैं, लेकिन सब अपने परिवार के साथ खुद के समझे हुए रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। होफर नाम का एक ट्रक ड्राइवर बताता है कि मैंने देखा कि जैविश मैन, वुमेन और बच्चे सभी को जर्मन्स अलग अलग स्थानों पर ले गए, जहां एक के बाद एक उन्हें अपना सामान छोड़ना पड़ा। यहाँ तक कि कोट, शूज, ऊपर के कपड़े, साथ ही अंडरवियर तक छोड़नी पड़ी। उनके कीमती सामान को रखने के लिए भी एक अलग जगह बनाई गई थी, और अगर कोई ऐसा करने से मना करता तो उन्हें या तो रिवाइन में धकेल दिया जाता या फिर गोली मार दी जाती। जैविश की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि बहुत देर तक तो लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि क्या हो रहा है, और फिर जब तक उन्होंने गर्ल्स की आवाज सुनी तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब भागने का कोई भी मौका नहीं बचा था। हर जगह से सैनिक उन्हें घेर कर खड़े थे। इस तरह अब जैविश को 10-10 के ग्रुप में बुलाया जाता है और सैनिकों द्वारा उन्हें शूट कर दिया जाता है। ट्रक ड्राइवर यह भी बताता है कि कंप्लीटली नेक्ड होने के बाद उन्हें रिवाइन में ले जाया गया, जो 150 मीटर लंबा, 30 मीटर चौड़ा और 15 मीटर गहरा था। जब शूट करने के लिए पुलिस रिवाइन में नीचे पहुंची तब 1 या 2 लाशें ही थी। फिर जैविश नीचे आते गए और पुलिस उनकी गर्दन में गोली मार दी गई, जिससे उनकी लाशों की परतें बनती गई और पुलिस ऊपर की ओर आती गई। बता दें कि यहाँ दूसरी ओर 7 या उससे ज्यादा जर्मन्स ने 2 यंग जैविश वुमेन को पकड़ लिया और उन्हें रिवाइन से अलग ले जाकर इवेंट प्लेस में ले गए, जिसके बाद वे बारी बारी से उसका करते गए। और जब ये सैनिक सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो उन्हें गड्ढों में ढकेल दिया गया और उनकी बॉडीज को भी ऐसे ही शूट कर दिया गया, जिससे कोई भी एविडेंस ना बचे। एक 30 साल की लड़की डीना प्रोनिचीवा बताती है कि उन्हें और उनकी फैमिली को पहले से ही रियलाइज हो गया था कि क्या होने वाला है। तब उनकी मदर ने डीना से कहा कि वह छुप जाए, क्योंकि वो जैविश के जैसे नहीं लगती थी, जिसके बाद वे भी भागने का डिसीजन ले लेती है। हालांकि जर्मन्स उन्हें पकड़ लेते हैं और जैविश के जैसे ना लगने के कारण उन्हें शाम तक वेट करने का ऑर्डर दिया जाता है, जब तक कि सभी काम खत्म नहीं हो जाते। जब टीना वेट कर रही होती है तब उसी के सामने उसके पेरेंट्स और सिस्टर्स को शूट करने के लिए ले जाया गया। बाद में 29 सितंबर के एंड तक जर्मन्स ये सोचते हैं कि डीना ने यहाँ पर बहुत कुछ देख लिया है, जिसके बाद वे उसे भी मारने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन जब तक अंधेरा हो चुका था, जिसके बाद वह और कुछ लोग रिवाइन के किनारे पर खड़े हो जाते हैं और जैसे ही जर्मन शूट करना स्टार्ट करते हैं वह रिवाइन में कूद गई और ऐसा दिखावा करने लगे कि वह मर गई हो। फिर कुछ घंटों तक वो डेड बॉडीज के बीच में ही पड़ी रही और फिर वो अंधेरे में ही क्रॉल करती हुई यानी रेंगती हुई निकल गई। उनके हिसाब से उस दिन लगभग 22,000 मर्डर हुए थे और उसके अगले दिन लगभग 12,000 लोगों को मारा गया था। फिर 30 सितंबर को शाम को रिवाइन के सभी किनारों को डायनामाइट लगाकर उसे ढक दिया गया। जैगलाइन के ऑफिसर की रिपोर्ट के अनुसार टोटल 33,171 लोग बाबी यार में मारे गए थे। हालांकि 29 और 30 सितंबर 1941 को ही लगभग 33,771 यहूदियों को गोली मार दी गई थी। बर्बरता की सीमा तो तब पार हो गई जब घायल पीड़ितों को भी इन्हीं शवों के साथ जिंदा दफना दिया गया था। यह तो केवल शुरुआत थी। इसके बाद के महीनों में हजारों लोगों को पकड़ के बाबी यार में लाया जाता है और उन्हें गोली मार दी जाती है। यह तब तक जारी रहा जब तक कि नाजियों ने कभी शहर खाली न कर दिया। बाबी यार में इनके अलावा भी हजारों यूक्रेनियों की हत्या कर दी गई, जिसमें यूक्रेनी पोर्ट एंड एक्टिविस्ट ओलेना तेलिहा उनके हस्बैंड शामिल थे। 1941 में यूक्रेनी राइटर इवान रोहच उनकी बहन तथा अन्य साथियों की भी हत्या कर दी गई। 1943 में जब कुछ जर्नलिस्ट वहां पर बचे हुए लोगों का इंटरव्यू लेने गए तो एक रिपोर्ट में बताया गया कि जीवित बचे लोगों में से एक एफिम विल्किस ने बताया था कि अगस्त के बीच में एसएस ने 100 सोवियत प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी कि POWs की एक पार्टी जुटाई, जिन्हें 19 अगस्त को रिवाइन से सभी डेड बॉडीज को निकाल कर ठिकाने लगाने का आदेश दिया, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए एक चिता बनाई गई। इन पत्थरों के ऊपर लकड़ी की एक परत और फिर शवों की एक परत जमा की गई। ऐसा तब तक किया जाता जब तक कि चिता 2 मंजिल घर तक जितनी ऊंची नहीं हो जाती और फिर हर बार में लगभग 1500 शव जलाए गए।
हर एक चिता को पूरी तरह जलने में 2 रात और 1 दिन बीत गया। यह लगभग 40 दिनों तक चलता रहा। बाद में बहुत से जर्नलिस्ट यहाँ पर आए और सबने अपने अकॉर्डिंग इस हॉलोकॉस्ट की निंदा की। 2006 में याद वैशन और अन्य यहूदी संगठनों ने बाबी यार के पीड़ितों की पहचान करने और उनके नाम रखने के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए, जिसमें से अब तक केवल 10% की ही पहचान की जा सकी है। बाकी की पहचान के लिए अभी भी कोशिश जारी है। दोस्तों, यह थी बाबी यार होलोकॉस्ट के बारे में कुछ अद्भुत जानकारी। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी किसी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। बाकी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।